हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास और सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुलामगिरी किसने लिखी है? निम्नलिखित में से गुलामगिरी किसने लिखी है? तो ज्योतिबा फूले ने लिखी है गुलामगिरी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। किसने लिखी है गुलामगिरी? तो ज्योतिबा फूले ने। आगे देखते हैं। तो 1873 में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक की एक किताब लिखी जिसका मतलब गुलामी है। और ज्योतिबा फूले ने अपनी किताब उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस तरह उन्होंने भारत में निचली जातियों और अमेरिका में काले गुलामों की स्थिति के बीच एक कड़ी स्थापित की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गर्म दलों में विभाजित हो गई थी। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी? कौन सा शहर महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी? तो लाहौर थी। ऑप्शन नंबर सी। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। महाराजा रंजीत सिंह, जिन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, 1780 से 1839 तक पंजाब के एक सिख शासक थे। उन्होंने 12 अप्रैल 1801 को बैसाखी के दिन महाराजा की उपाधि ली थी और 1799 से लाहौर की उनकी राजधानी रही थी। 1799 से। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया था? तो किस अधिनियम ने किया था? तो ये किया था भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। प्रश्न नंबर 5। किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया था? किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया था? तो सही जवाब होगा 1813 के चार्टर एक्ट में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायालयों का विलय किया गया था? प्रश्न है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायालयों का विलय किया गया था? तो किस प्रकार के न्यायालयों का विलय किया गया था? तो ये किया गया था सर्वोच्च न्यायालय और सदर अदालतों का। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय और सदर अदालतों का 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत इन न्यायालयों का विलय किया गया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को ब्रिटिश सांसद द्वारा 16 अगस्त 1861 को पारित किया गया था, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंसी शहरों के सदर अदालतों को एक साथ मिला दिया गया और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय के रूप में जाने लगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 1 जुलाई 1905 को लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? 1 जुलाई 1905 को लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। 1 जुलाई 1905 को लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1 जुलाई 1905 को लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना भारतीय छात्रों के लिए एक छात्रावास के रूप में की थी, क्योंकि आवास की तलाश करते समय अधिकांश को नस्लवादी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। याद रखिएगा, 1 जुलाई 1905 को लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण के दौरान स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई थी?
किसने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण के दौरान स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई थी? तो किसने चलाई थी? तो बीना दास ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा बीना दास। बीना दास कलकत्ता के सेंट जॉन्स डायोसेशन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा थीं। वह बंगाल की सबसे साहसी महिला क्रांतिकारियों में से एक थीं। वह क्रांतिकारी युगांतर पार्टी से जुड़ी थीं। 6 फरवरी 1932 को जब बंगाल के गवर्नर सर स्टैनली जैक्सन कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना दीक्षांत भाषण दे रहे थे तो उन्होंने उन पर पिस्तौल से गोली चलाई, लेकिन वे बाल बाल बच गईं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक स्थापना किस वर्ष में हुई थी? प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1956 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब है। यूजीसी की औपचारिक स्थापना 1956 को हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी इंडिया यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका कार्य उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करना है। यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त करता है और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन का वितरण करता है। प्रश्न नंबर 11, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा रचित था? बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा रचित था? तो सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला रचित है। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। आमार सोनार बांग्ला माँ बंगाल के लिए स्तुति है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1905 में लिखी गई थी। गीत की पहली 10 पंक्तियों को बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। पहली 10 पंक्तियों को। प्रश्न नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थीं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थीं? तो ये थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में कौन शामिल था? तो ये था एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली का रूपांकन प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडविन ल्यूटियंस तथा एडवर्ड बेकर द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 14, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो किसने की थी इसकी स्थापना? तो एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। आगे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने वाराणसी में की थी। बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को पंडित मदन मोहन मालवीय किया गया ताकि वे इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल सकें, को उपहार में दे दिया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स हिक्की ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर ए।
द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक राम मनोहर लोहिया थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। प्रश्न नंबर 18, शैडलर आयोग का संबंध किससे था? शैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा। सैंडलर आयोग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का पता लगाने और उनकी रिपोर्ट करने से की गई थी। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया? किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 को प्रेस को पूरी आज़ादी देने के लिए जाना जाता है। उनका कार्यकाल छोटा था जो घरेलू राजनीति के कारण जल्द ही समाप्त हो गया था। प्रश्न नंबर 20, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी, भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किसे पेशवा के समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो प्रश्न का जवाब होगा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से मैनावली प्लेस का निर्माण किसने किया था? मैनावली प्लेस का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था नाना पद्मनाभीस ने। ऑप्शन नंबर ए, नाना पद्मनाभीस ने। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल लोगों के कल्याणकारी कार्यों से स्वयं को जोड़ने वाला पहला व्यक्ति था? तो प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित किया था? तो कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरठ। प्रश्न नंबर 25, अल्लूरी सीताराम राजू निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़े थे? तो किस विद्रोह से जुड़े थे? तो रंपा आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब है रंपा आंदोलन। तो आज का अंतिम प्रश्न है, वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।